बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम सैलरी टैक्सेशन के रेफरेंस से जो वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, सिर्फ सैलरी टैक्सेशन से मुतालिक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो। ये वीडियो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, हम दोनों पार्ट्स में बहुत कुछ कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियोस पूरी देखते हैं तो आपको बहुत सारी वैल्यू एडिशन होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सैलरी के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि क्या सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है या अक्रूवल बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में 12 महीने काम किया और आपको आखिरी 3 महीने की सैलरी किसी भी वजह से जुलाई या अगस्त में मिली है, तो ये याद रखिए कि सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है। लॉ कहता है कि सैलरी विच इज रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर इज टैक्सेबल इन दैट टैक्स ईयर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको 3 महीने की सैलरी जुलाई में मिली है तो आप अरियर्स की बेस के ऊपर कमिश्नर के पास जाके पिछले रेट की अप्रूवल तो ले सकते हैं, लेकिन जनरली सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो परफॉर्मेंस बोनसेस या इंसेंटिव बोनसेस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, पर्टिकुलरली जहाँ पे सेल डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े नेटवर्क हैं या एम्प्लॉयज़ सेल वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है? क्या उनके ऊपर 12.5% रेट लगेगा? नहीं। सैलरी के ये जो परफॉर्मेंस बोनसेस हैं, इनके ऊपर सैलरी का ही रेट लगेगा और ये सैलरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई डिडक्शन सैलरी के अगेंस्ट अलाउ हो सकती है। याद रखिए, सैलरी के अगेंस्ट कॉन्सेप्चुअली कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती, लेकिन दो डिडक्शंस हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। पहली है ज़कात। अगर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द ज़कात एंड उशर लॉज पे की जाए तो डिडक्शन मिल सकती है। दूसरी है, एक बंदे की सैलरी 15 लाख रुपए तक है और वो उसको बच्चों की एजुकेशन की एक डिडक्शन मिलती है। वो क्या है? अगर उसकी 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन विच एवर इज लोअर या नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाइड बाय 60,000, तो इनमें से जो लोअर है वो डिडक्शन सैलरी की मिल जाएगी आपको। अदरवाइज कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें कि कमीशन भी पे किया जाता है कुछ एग्रीमेंट के अंदर एम्प्लॉय को, तो उस कमीशन की कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर वंस आप एंटर हो जाते हैं तो उस एम्प्लॉयर से आपको जितनी भी रिम्यूनरेशन मिलती है वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी सैलरी का हिस्सा है। लॉ स्ट्रिक्टली बताता है, आगे हम अभी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो ये बात याद रखिए कि कमीशन के ऊपर कमीशन का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, कमीशन के ऊपर भी सैलरी का रेट एप्लीकेबल होगा बाय इंक्लूडिंग दिस अमाउंट ऑफ कमीशन इनटू योर सैलरी इनकम। तो देखते हैं सैलरी क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, इंक्लूडिंग any pay, commission, other remuneration, including leave pay in lieu of leave, overtime, bonus, commission, fee, gratuity, work conditions, payments, any perquisite, whether convertible into money or not, or any amount of allowance provided by the employer in discharge of his official। अगर वो ऑफिशियल हैं तो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं मिलेगा। अगर वो ऑफिशियल के अलावा को उसको अलाउंस मिलता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में कैश में, तो वो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। द अलाउंस solely expended in performance of employees duties does not include allowance which is paid monthly सैलरी एंड फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी, वो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अलाउंस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, वो भी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, आगे क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो ऑफिशियल परफॉर्मेंस है ऑफ द ड्यूटीज है तो वो अलाउंस एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी और प्रोसीजर है, कोई भी और रिक्वायरमेंट है, तो वो टैक्सेबल है। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी वेजेस, इंक्लूडिंग आप एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको एक सर्टेन इंसेंटिव देंगे, टैक्सेबल है। कोई भी कंसिडरेशन आप एग्रीमेंट की टर्म्स चेंज करते हैं, उसकी वजह से आपको कंसिडरेशन पे करते हैं, वो टैक्सेबल है। आप टर्मिनेट करते हैं एम्प्लॉय को किसी भी वजह से, तो वो एम्प्लॉय की जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। पी फंड में से या किसी फंड में से आप पेमेंट करते हैं जो कि एम्प्लॉयर का शेयर है और एम्प्लॉय ने ऑलरेडी उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं की हुई, तो वो टैक्स का सैलरी टैक्स की सैलरी टैक्सेबल बन जाएगी।
अगर कोई कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स है, आपने उसे पे की है, तो भी वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। कोई भी पेंशन या एन्युटी या सप्लीमेंट टू द पेंशन, वो भी सैलरी बन जाती है। याद रखिए, सैलरी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर इनके अलावा भी और चीज़ें पार्ट सैलरी का बन सकती हैं और टैक्सेबल हो सकती हैं। अच्छा, सैलरी एक बंदे की एक से ज़्यादा इनकम है, तो वो सैलरी का रेट कब एप्लीकेबल होगा? जब उसकी सैलरी मिनिमम 75% या इससे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर सैलरी का रेट लगेगा। अदरवाइज फिर वो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि कौन सा हेड ऑफ इनकम इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर एक से ज़्यादा इनकम है और उसमें सैलरी का हिस्सा भी शामिल है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ अलाउंसेस आर इंक्लूडिंग इन सैलरी इनकम एंड व्हाट अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? देखें, जनरली जो भी अलाउंसेस इन कैश रिसीव होते हैं वो टैक्सेबल है विद सर्टन एग्जाम्पशंस, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केस टू केस बेसिस के ऊपर देखा जाएगा, वो हम आगे सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट और शेयर इन रेंटल पेड ऑन द लोन्स ऑब्टेन्ड ऑन एक्विजिशन और परचेज ऑफ हाउस अंडर कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग? कन्वेंशनल बैंकिंग में आप इंटरेस्ट पे करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में आप प्रॉफिट और शेयर इन द रेंटल इनकम पे करते हैं उसको। ये याद रखिए, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और जो शेयर ऑन रेंट है, ये कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। इसके ऊपर क्रेडिट मिलता था, वो भी खत्म हो चुका हुआ है, तो अब ये सारे का सारा एग्जाम्पशन खत्म हो चुकी हुई है, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयर फैसिलिटेट देयर एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस लोन? अच्छा, जहां पे आपको एम्प्लॉयर ने लोन पे किया है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि उसकी टैक्सेशन क्या है। देखें, 10 लाख रुपए तक लोन है तो कोई चीज़ एम्प्लॉय की इनकम में शामिल नहीं होगी। 10 लाख से ऊपर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है और वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो एफबीआर हर साल एक बेंचमार्क रेट देता है, इस वक्त वो 10% है, तो टोटल 10% फॉर द पीरियड ऑफ लोन जो वहां पे स्टैंड किया, अगर 6 महीने लोन स्टैंड किया है तो आप 6 महीने का 10% का रेट लगा के इंटरेस्ट उसकी इनकम में शामिल कर देंगे। अगर एम्प्लॉयर उससे रिड्यूस्ड रेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयर कहता है जी हम आपसे 2% लेंगे, जबकि बेंचमार्क रेट 10% है, तो फिर जो 8% है वो नंबर ऑफ पीरियड जो लोन आउटस्टैंड किया है और अमाउंट उसके ऊपर, वो उसकी सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा। लीव एनकैशमेंट जितनी भी हो, जिस फॉर्म में भी हो, सारी की सारी टैक्सेबल है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अकोमोडेशन जो प्रोवाइड की जाती है, इसमें ये समझा जाता है कि ये एग्जाम्प्ट है, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर इज टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय। अब हम देखते हैं कि फुल टाइम टीचर और रिसर्चर अलाउंस क्या है। अगर ये कंडीशंस मीट है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय पंजाब या फेडरल एचईसी से, और या गवर्नमेंट इदारे में काम करता है, तो जो भी उसका टैक्स बनेगा वो 25% रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये एक इंसेंटिव है फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स को। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब आप दूसरे पार्ट का भी देखते हैं कि उसमें हम कौन कौन से अलाउंसेस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।